जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बोर सिद्धांत पर अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा। तो अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के लिए इसके पहले हम लोग त्रिज्या निकाल लिए, वेग निकाल लिए। इसके पिछले वाले वीडियो में है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा की बात करेंगे कि अस्थायी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा निश्चित होती है, और उसी के बारे में यहाँ पे हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि भाई यम द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन का nवी कक्षा में गतिज ऊर्जा, यानी अगर ये बात किया जाए कि यहाँ पे नाभिक है और नाभिक से ये अब पहली कक्षा हो गई, यानी nवी कक्षा। तो किसी भी कक्षा की बात किया जाए तो nवी कक्षा के लिए हम लोग गतिज ऊर्जा निकालेंगे। तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी Kn बराबर 1/2 हाफ एम वी एन स्क्वायर। वी एन क्या है? nवी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की वेग है। तो अब वी एन की वैल्यू रखते हैं हाफ एम। वी एन की वैल्यू होती है जेड ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एच एन स्क्वायर। तो यहाँ पर जो बात होती है, जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पे ये वी एन की वैल्यू है, अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की वेग की वैल्यू है जेड ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच का स्क्वायर। तो यहाँ पे के एन बराबर हो जाएगा हाफ एम। तो ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर ई पर पावर 4। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा के एन बराबर 1/8 एम जेड स्क्वायर ई पर पावर 4 बाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। तो ये आपको मिल गया अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। अब बात ये होती है कि इलेक्ट्रॉन जब अस्थायी कक्षाओं में घूमते हैं तो उनकी ऊर्जाएं जो होती हैं निश्चित होती हैं। तो इसके लिए जब वो गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा, इस कक्षा को छोड़ करके दूसरी कक्षा में नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्थितिज ऊर्जा भी होगी। तो चलिए निकालते हैं इलेक्ट्रॉनों की, यानी अस्थायी कक्षा में या nवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा ui बराबर हो जाएगा, जैसे स्थितिज ऊर्जा दो आवेशों के बीच ऊर्जा होता है U, K Q1 Q2 बाई R होता है, दो आवेशों के बीच की जो ऊर्जा होती है। तो K Q1 Q2 बाई R। तो यहाँ पर ui बराबर यही होगा K Q1 Q2 बाई R। तो अब यहाँ पे Q1 बराबर क्या हो जाएगा? तो Q1 यहाँ पे मान लेते हैं इसमें प्रोटॉनों की संख्या Z है, ई प्रोटॉनों पर एक प्रोटॉन का जो आवेश है वो E है। तो ये हो जाएगा Ze। और Q2 बराबर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी माइनस का E। तो ue बराबर हो जाएगा K Ze इंटू माइनस का E बाई आर एन। तो ue बराबर हो जाएगा K Z E का स्क्वायर बाई आर एन। तो ue बराबर आपको K Z E स्क्वायर, आर एन की वैल्यू रखते हैं। तो आर एन की वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर बाई हो जाएगा जेड पाई एम ई स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू हुई आर एन की एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर जेड पाई एम ई स्क्वायर। तो अब यहाँ से ये नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे। तो ui बराबर हो जाएगा माइनस का K जेड ई स्क्वायर गुणे जेड पाई एम ई स्क्वायर बाई
अपसाइलन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात ये हुई कि यू ई बराबर हो जाएगा, के की वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, जेड का जेड में मल्टीप्लाई होगा, जेड स्क्वायर ई पर 4 पाई एम, जेड का जेड में जेड स्क्वायर ई पर पावर 4 पाई एम बाई अपसाइलन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर। तो अब यहाँ से पाई पाई से कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे हमको ऊर्जा मिल गई यू ई बराबर 1-1/4 अपसाइलन नॉट का स्क्वायर, अपसाइलन नॉट का स्क्वायर, और हमको मिलेगा, देखिए यहाँ पे अपसाइलन नॉट का स्क्वायर, ऊपर हमको मिल रहा है, ऊपर यही मिल रहा है, ये हमको पहले लिखिए एम जेड स्क्वायर ई पर पावर 4 बाई अपसाइलन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, दोनों मिलाइए, एम जेड स्क्वायर ई पर पावर 4 अपसाइलन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पर जो है ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब अस्थाई कक्षा में टोटल ऊर्जा, यानी अस्थाई कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा En बराबर, यानी nवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, तो En बराबर Kn प्लस यू एन होगा, यहाँ पे यू एन होगा, एनर्जी है यू एन, तो En यू एन, तो ऐड कर लिया जाए En बराबर Kn, तो Kn यहाँ से लिख दीजिए 1/8, तो ये जाएगा 1/8 एम जेड स्क्वायर ई स्क्वायर बाई अपसाइलन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस लगाएंगे यूएन की वैल्यू रखेंगे, तो यूएन यहाँ पे माइनस, इसलिए प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1/4 अपसाइलन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, अब यहाँ से मिल जाएगा आपको एम जेड स्क्वायर ई पर पावर 4। ठीक, तो En बराबर, भाई जब दोनों को हल करेंगे तो हो जाएगा -1/8 एम जेड स्क्वायर ई स्क्वायर बाई अपसाइलन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, तो यहाँ से En बराबर आपको मिल जाएगा, माइनस आप बाहर कीजिए एम ई स्क्वायर बटे अपसाइलन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर 8 अपसाइलन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर 1, तो उसके कंडीशन में हो जाएगा En बराबर माइनस, ये हो जाएगा एम ई स्क्वायर 8 अपसाइलन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर 1/n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ En जो है व्युत्क्रमानुपाती है 1/n स्क्वायर के, मतलब कक्षा अगर बढ़ाएंगे तो ऊर्जा जो है उसकी कम होगी, लेकिन यहाँ पे एनर्जी आपकी माइनस होगी, परंतु यहाँ माइनस होने की वजह से जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएंगे तो वहाँ पे एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी। इसके बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ से आप सीधे जो है यहाँ पे आएंगे, ध्यान दीजिए En बराबर यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है
me² अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h², ठीक है। z की वैल्यू 1 नहीं रखते हैं, z² hc का ऊपर गुणा कर देते हैं, तो hc का यहां भी हमको गुणा करना पड़ेगा। यहां से ध्यान दीजिए, एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिए, h² z² बाई n²। तो यदि हम लोग जो है en बराबर माइनस me² बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h², hc का ऊपर गुणा करते हैं z² hc का नीचे भी गुणा करते हैं n², तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी हो गई, ये पूरी की पूरी वैल्यू रीडबर्ग कांस्टेंट हो गई। रीडबर्ग नियतांक यानी r बराबर me² बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, h पर ये क्यूब हो जाएगा, h³ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कंडीशन में यहाँ पे en बराबर निकलेगा माइनस ये पूरी वैल्यू हो गई r z² hc बाई m²। और अगर बात करेंगे हम लोग हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा En बराबर, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए z बराबर 1 हो जाएगा, तो En बराबर माइनस RHC बाई n²। यही होता है अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति ऊर्जा। धन्यवाद।